प्रजनन तंत्र, वो तंत्र या वो ऑर्गन्स का सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, जो प्रजनन में काम आता है, जो जनन में काम आता है, उसी ऑर्गन्स को मिलाकर, उन ऑर्गन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का नाम देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम या वो ऑर्गन्स का ग्रुप जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके रिप्रोडक्शन में करवाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम मिलाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है कि आप बताएंगे कि 2.5 है बेटा, वो क्या होता है 2.5 ध्यानेश्वर, वो मैंने डायमीटर बताया है आपको। आप चीजें ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं, वो हमारे आई बॉल का डायमीटर बताया है मैंने 2.3 होता है, वो 2.5 नहीं होता है वैसे, ठीक है। चलिए तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन आप बोलते किसको हो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी जाति का निर्माण करना, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन क्रिया, अपने जैसी जाति का निर्माण करना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स क्या चाहेंगे, हमारी जैसी बहुत सारी जाति बने और वही डोमिनेट करे। तो अपनी जाति को डोमिनेट करवाने के लिए जो प्रजनन करवाते हैं, अपने जैसी जाति का निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू अपने जैसी जाति का निर्माण करते हैं, अपने जैसी सेम स्पीसीज का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जो जो ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं ऑर्गन्स को एक साथ मिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या उस सिस्टम को नाम क्या देते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ह्यूमंस में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोगों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंगिक प्रजनन होता है। मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट सेल्स के थ्रू होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हों, जिसमें प्रजनन कोशिकाएं हों या युग्मक कोशिकाएं हों, उसको क्या बोलते हैं हम, युग्मक बने। जहां पर युग्मक बने या युग्मक कोशिकाएं बने और उनकी सहायता से क्या हो, आप बताएंगे रिप्रोडक्शन हो, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में या ह्यूमंस के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो गैमेट सेल्स के थ्रू हो। जैसे मेल गैमेट को मैंने बहुत बार नाम लिखवा है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा या अंडाणु होता है। तो स्पर्म और ओवा के थ्रू जो जाइगोट बनता है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल। और दूसरे टाइप का होता है एसेक्सुअल, जो प्लांट में मेनली ज्यादा होता है ना, जिसमें क्या हो, आपके गैमेट सेल्स ना हो, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। नेक्स्ट आप बताएंगे कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं, हम होते हैं वीवीपोरस। हम क्या होते हैं, आप बताएंगे हम वीवीपोरस होते हैं। अब मैम वीवीपोरस का मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी में बोलेंगे हम जरायुज होते हैं, हम जरायुज होते हैं। वीवीपोरस का मतलब होता है कि जब हमें रिप्रोडक्शन होता है तो हमें छोटा सा बेबी का निर्माण होता है, एक छोटा सा इन्फेंट बनता है, एक छोटा सा शिशु बनता है, उसको बोलते हैं वीवीपोरस। एक होता है ओवीपोरस, ओवीपोरस, और ओवीपोरस का मतलब होता है अंडायुज। अंडायुज, अंडायुज का मतलब होता है जब बेबी बनता है तो वो एक अंडे के अंदर बनता है, वो एक कवरिंग के अंदर बनता है, देन वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से बेबी निकलता है, उसको बोलते हैं ओवीपोरस। आपसे पूछे हम लोगों में कैसा रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हम लोगों में वीवीपोरस होता है। मतलब कहने का मतलब है ह्यूमंस के अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो जरायुज होती है। जरायुज का मतलब होता है हम लोग अंडे में नहीं बने, हम जब हमारा जन्म हुआ तो हम छोटे से इन्फेंट थे, हम शिशु थे, हम बहुत छोटे से बच्चे थे। और जो ओवीपोरस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो अंडे देने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं ओवीपोरस, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीवीपोरस। तो आपके 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, रिप्रोडक्शन होता है क्या है, अपने जैसी जाति का निर्माण करना,
अपने जैसी सेम स्पीसीज प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर कैसा होता है? गैमेट सेल के थ्रू होता है, युग्मक कोशिकाओं के थ्रू होता है। पहले गैमेट्स बनती हैं, मेल गैमेट अलग बनेगा, फीमेल गैमेट अलग बनेगा, देन मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से पूरा बच्चा बनेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू हो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, हम कैसे हैं? हम विविपोरस हैं, हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे किसी अंडे के अंदर नहीं होते हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन होने के लिए प्रोसेस क्या क्या होती हैं। आप बताएंगे कि रिप्रोडक्शन की फेजेस क्या होती हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों में। उसके बाद पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फेज क्या होती है रिप्रोडक्शन की? तो आप लिखिए फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहला लिखिए फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की क्या क्या चरण होते हैं? प्रजनन के चरण कितने चरणों में पूरा होता है? प्रजनन के चरण कहने का मतलब है जो गैमेट सेल बनी है उनसे लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, तो उसके बीच में कौन कौन सी फेज आती हैं, यही हमें पढ़ना है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन का फेज होता है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जो हम सबसे पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, या हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल। जो गैमेट सेल्स होती हैं उनके निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना ही युग्मक निर्माण कहलाता है। युग्मक कोशिका का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। निर्माण होना। अब क्वेश्चन आता है कि ये गैमेट सेल कब बनती हैं, या गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कब आती है? आप बताएंगे आफ्टर प्यूबर्टी एज। आफ्टर प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था के बाद। जो गैमेट सेल्स कब बनती हैं आप क्या बताओगे? जब प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है तब क्या बनती है? तो आप बताएंगे किशोरा अवस्था आती है। प्यूबर्टी के बाद जो आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे? तो देखो, मेल में क्या बनेगा? आप बताएंगे मेल में मेल गैमेट सेल बनेगा, और हिंदी में क्या बोलेंगे? नर प्रजनन कोशिकाएं बनेंगी मेल में, नर प्रजनन कोशिका। और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा, तो उधर लिखेंगे आप मादा जनन कोशिका या मादा प्रजनन कोशिका। मादा प्रजनन कोशिका। मेल में मेल वाला बनता है गैमेट सेल, और फीमेल में फीमेल वाला बनता है। अब बात आती है मेल में क्या होता है, तो आप बताएंगे मेल गैमेट सेल को बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो बात की बात है। फीमेल गैमेट सेल को क्या बोलते हैं? ओवा, अंडाणु। तो कहने का मतलब है जो हमारा रिप्रोडक्शन फेज है, जो रिप्रोडक्शन फेज कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी एज के बाद स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट होगा? तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसको आप गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, युग्मक जनन बोलेंगे। युग्मक जनन किसको बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। और युग्मक कोशिकाएं कब बनती हैं? जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है तब बन जाती हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो मेल है उसमें मेल गैमेट सेल बनता है और फीमेल में फीमेल गैमेट सेल बनता है। मेल वाले का नाम स्पर्म या शुक्राणु होता है और फीमेल वाले का ओवा या अंडाणु होता है। अब ये कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं? देखो, जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होते हैं वो मेल गैमेट के अंदर बनते, मेल गैमेट होता है, और वो कहां बनता है? आप बताएंगे जो मेल टेस्टिस है उसके अंदर, मेल टेस्टिस वृषण के अंदर। और ओवा कहां बनता है? आप बताएंगे फीमेल ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी का मतलब होता है अंडा से, अंडा से। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है तो फीमेल के अंदर बनेगा, ये मेल पार्ट है तो मेल के अंदर बनेगा। तो सबसे पहला फेज था उसको हमने क्या बोल दिया? गैमेटोजेनेसिस बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया? गैमेटोजेनेसिस। कब आता है ये फेज? आफ्टर प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो जो आपका गैमेट सेल्स हैं उनका बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया है, इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है? ओवा बड़ी होती है और स्पर्म छोटा होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप क्या बताएंगे? स्पर्म। और लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? ओवा। ऑटोमेटिकली वो लार्जेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट है तो। सबसे पहला फेज पढ़ लिया, चलो मैम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है इंसेमिनेशन। गैमेट तो बन गए, अब नेक्स्ट फेज क्या आएगा इसका? नेक्स्ट फेज को बोलेंगे आप इंसेमिनेशन। 2 नंबर की प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन प्रोसेस। इंसेमिनेशन प्रोसेस हिंदी में इसको बोलते हैं वीर्य सेचन प्रक्रिया। वीर्य सेचन प्रक्रिया। अब इंसेमिनेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ, जो स्पर्म बना है उसका ओवा तक आना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट थ्रू जेनाइटल ट्रैक। थ्रू जेनाइटल ट्रैक। देखिए दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, दूसरा फेज होता है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रिप्रोडक्शन की सेकंड स्टेज का नाम क्या होता है, मतलब ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की, प्लांट की बात नहीं कर रही हूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? जो भी मेल के अंदर स्पर्म बना था, अभी मैंने बताया था स्पर्म मेल गैमेट होता है, उस स्पर्म का फीमेल गैमेट तक जो जेनाइटल ट्रैक है, उस ट्रैक के थ्रू फीमेल गैमेट तक आना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या याद रखेंगे? शुक्राणुओं का नर जनन से लेकर मादा जनन के जेनाइटल ट्रैक से होते हुए पहुंचना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। जो भी स्पर्म है उनका जेनाइटल ट्रैक से होते हुए जो फीमेल गैमेट है उसके पास आना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। तो पहला प्रोसेस था मैम गैमेटोजेनेसिस, दूसरा प्रोसेस था मैम इंसेमिनेशन। अब तीसरा देखिए इसके बाद, तो सबसे पहले बने गैमेट, उसके बाद जो स्पर्म है मतलब मेल गैमेट है वो किसके पास आया? फीमेल गैमेट के पास आया। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? तो 3 नंबर पे अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, हिंदी में बोलेंगे इसका निषेचन होगा। 3 नंबर पे जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे? तो देखिए, जब स्पर्म और ओवा के बीच में, ओवा को बोलते हैं अंडाणु और स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? तो मैम जाइगोट बनता है। तो इसी जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज। तो स्पर्म और ओवा के मिलने से जो जाइगोट बना है, और जाइगोट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं निषेचन। अब मैं आपको यहां पर एक स्टार करके पॉइंट लिख रही हूं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां होता है। देखो, स्पर्म अलग बने और आपका ओवा अलग बने, देन स्पर्म किसके पास आया? ओवा के पास आया। तो कहां हो रहा होगा? ओवा किसका होता है? गैमेट सेल फीमेल का होता है, बट फीमेल के किस पार्ट में होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके कौन से पार्ट में होता है? आप बोलेंगे जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। हिंदी में बोलते हैं इनको अंडवाहिका नली। अंडवाहिका नली। कैसे? तो देखिए मैं अभी बताती हूं आपको कैसे होता है। इस चीज को समझने के लिए आप यहां आइए। ये आपका कुछ ऐसा सा फीमेल अगर मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाऊं तो देखिए यहां पर होती है फीमेल ओवरी। 2 ओवरी होती है, ये बात सब जानते हैं आप। ऐसे यहां पर ओवरी हैं, एक यहां वाला ओवरी और एक यहां वाला ओवरी, जहां पर क्या बनते हैं? ओवा बनते हैं। यहां से बहुत सारे आपके ओवा बने, यहां से भी बहुत सारे ओवा बने, ओवा बाहर निकला, यहां पर एक ओवा है मान लो यहां से, और ये जो जेनाइटल ट्रैक है उससे होता हुआ क्या आया? स्पर्म आया। तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बना? यहां पर जाइगोट बना। और ये जो नली है, ये नली, इसी नली को हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में होता है? आप बोलोगे ये नलियों में होता है, और ये नली क्या होती हैं? फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप याद रखेंगे, यहां पर मैम जाइगोट बन गया, एक सिंगल सेल बन गया। अब मैंने आपको बताया जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब क्या होगा? ये जाइगोट यहां से चलकर यहां पर ये जो फीमेल यूट्रस है, ये फीमेल का यूट्रस होता है यहां पर, और इस यूट्रस की दीवारों के अंदर आके ऐसे धंस जाता है। ऐसे यूट्रस की वॉल है ये फीमेल यूट्रस है, और ये जो दीवार बनी है ये, इनको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इनको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, चलिए सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर स्पर्म आया, स्पर्म के आने की प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। देन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में? स्पर्म और ओवा के बीच में। क्या बना? जाइगोट। और ये कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, अंडवाहिका नलिकाओं में होता है। और अब क्या होगा? अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पे, कौन सा? तो आप बताएंगे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतररोपण, अंतररोपण। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो आप बताएंगे कि ये जो जाइगोट है ये यहां से आया, यहां पर आके ऐसे धस गया। ये किसकी दीवार है? ये यूट्रस की दीवार है। यूट्रस बोलते हैं गर्भाशय हिंदी में, और इस गर्भाशय की दीवार, ये जो मैंने दीवार बनाई है, ये आपका एंडोमेट्रियम है। इसको क्या बोला हमने? गर्भाशय भित्ति बोलते हैं हिंदी में, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ आके ऐसे चिपक जाता है क्या? तो ये जाइगोट यहां पर है। तो आप बताएंगे जब जाइगोट यूट्रस की एंडोमेट्रियम दीवारों के अंदर आके धस जाता है तो उसमें एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इस जाइगोट से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा मैम? एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारी सेल्स बनेंगी, और सेल्स बन के टिश्यू बनेगा, प्लेसेंटा वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा झिल्ली वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब जाइगोट इस एंडोमेट्रियम के अंदर आके धस गया है, यहां पर आके फिक्स हो गया है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? आप बताएंगे। इसको नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। यहां पर ब्लास्टो का मतलब ब्लास्ट नहीं है, सिस्ट का मतलब होता है फॉर्म होना। ब्लास्टो का मतलब यहां पर है, इसमें टिश्यू और सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि मैम सबसे पहले यहां से ओवा निकले, स्पर्म आया जिसको इंसेमिनेशन बोला, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। देन ये जाइगोट बनकर कहाँ आ जाता है? तो जो फीमेल यूट्रस है, जो लड़कियों का गर्भाशय है, उसके अंदर क्या है? अंदर की साइड एक दीवार सी रहती है, उस दीवार को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इस दीवार के अंदर आके धस गया आपका जाइगोट, तो उसको हम एम्ब्रियो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको ब्लास्टोसिस्ट करके टर्म दिया जाता है। अब ये क्या बनाएगा? अब इससे बनेंगे आपका एम्ब्रियो से पूरे के पूरे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी में इसको कोरकपूटी करके बोला जाता है, कोरकपूटी। अब इस एम्ब्रियो के अंदर मैम सेल्स बनेंगी, सेल्स से मैम टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टिश्यू बनेगा जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा क्या होता है? तो माँ और बच्चे के बीच में जो गर्भ नाल होता है। भैया अब सेल्स बन गई, टिश्यू बन गए, सेल्स टिश्यू काम करेंगे, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिएगी, तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? माँ से आएगी। और माँ और बच्चे के बीच में जो झिल्ली होती है उसको आप प्लेसेंटा या गर्भ नाल बोलते हैं। ठीक है, जहां से माँ अपने बच्चे को खून वगैरह, ग्लूकोज, पानी वगैरह सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपका इम्प्लांटेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका गैस्टिनेशन, गैस्टेशन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं गर्भावधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस्टेशन, गैस्टेशन हिंदी में बोलते हैं गर्भावधि, गर्भ धारण करने की अवधि। गर्भावधि के अंदर क्या क्या बनेगा आप बता देंगे। आप सेल्स बनेंगी, टिश्यूज बनेंगे, प्लस प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा बन चुका होगा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन बन चुकी होगी। उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस आएगी जिसको बोलते हैं आप परच्यूरेशन, जिसको बोलते हैं आप परच्यूरेशन। लास्ट प्रोसेस है आपका परच्यूरेशन।
और पर्चुरेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर टिश्यू से ऑर्गन्स बन चुके होते हैं पर्चुरेशन के टाइम पर, ऑर्गन से पूरा का पूरा बेबी बन चुका होता है। और ये पर्चुरेशन जब होगा उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी होगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब डिलीवरी हो जाएगी मतलब बच्चे का जन्म हो गया। इसको बोला जाता है क्या, इसको फेज बोले जाते हैं। ठीक है, आपकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक बच्चा बनता है, तो उसकी ये सारी की सारी फेज थी। सबसे पहला क्या था सुरेंद्र, हाँ सबसे पहला क्या था, तो आप बताएंगे। सबसे पहला प्रोसेस था कि मेल में अलग गैमेट सेल बनती है, फीमेल में अलग गैमेट सेल बनती है, और वो सेल्स बनना प्रोसेस क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस करवाता है। दूसरा प्रोसेस इंसेमिनेशन, जो स्पर्म है उसका ओवा के पास आना, इंसेमिनेशन। जो भी उसका जेनाइटल ट्रैक है उसके थ्रू आना, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलेंगे उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से जेड बना, जाइगोट बना। कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे हमारी जो फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये जाइगोट यहां जाकर धसेगा, कहां पर, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम क्या होती है मैम, गर्भाशय की दीवार, यूट्रस की वॉल होती है, उसके अंदर धस गया तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस जाइगोट्स का इम्प्लांटेशन होने लग जाता है। अंतररोपण होने के बाद गैस्टेशन प्रोसेस चलता है, जिसके थ्रू सेल्स, ये एक जाइगोट सिंगल सेल होता है, देन बहुत सारी सेल्स बनेंगी, बहुत सारे टिश्यू बनेंगे। एक टिश्यू क्या बनेगा, तो आप बताएंगे, एक टिश्यू बनेगा प्लेसेंटा, जहां से मम्मी के शरीर से होते हुए सारे न्यूट्रिएंट बच्चे तक आ जाते हैं। देन लास्ट स्टेज को बोलते हैं पर्चुरेशन। पर्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, मतलब जन्म होना, बच्चे का जन्म हो गया। ये होते हैं आपके रिप्रोडक्शन की फेज, जो आपको इतनी सारी फेज याद रखनी थी। ठीक है, एक एक करके आप सारी फेज याद रखेंगे। अब बात आती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहां से ही आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखिए आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में लिखेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 10-12 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, सारे के सारे मैं बता देती हूँ, उससे ज्यादा फालतू बकवास पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। नर जनन तंत्र, सबसे पहला मैंने आपको बताया था, नर के अंदर क्या बनती हैं मैम, स्पर्म बनती हैं, शुक्राणु बनती हैं। आप क्वेश्चन आते हैं कि मेल के अंदर शुक्राणु कहाँ बनती हैं, आप बताएंगे कि मेल के अंदर शुक्राणु जो होती है वो टेस्टिस के अंदर बनती हैं, वो टेस्टिस के अंदर बनती हैं, टेस्टिस को बोलते हैं वृषण। आप क्वेश्चन आते हैं टेस्टिस क्या होता है, तो आप बताओगे इसको गोनेड्स कहा जाता है, इसको लैंगिक जनन ग्रंथि कहा जाता है, वो ग्रंथि जो जनन में काम आती है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिखा है स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखो पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप बताओगे टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस कितने होते हैं, तो आप बताओगे एक पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और इसी को आप गोनेड्स ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है। और कौन सा हार्मोन, आप बताओगे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं, है ना। ब्लास्टोसिस्ट का वर्क कुछ नहीं होता, ब्लास्टोसिस्ट जब वो जाइगोट धंस जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से ही पूरा बच्चा बनता है। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं, आप बताओगे टेस्टिस एक पेयर होते हैं, और इन्हीं टेस्टिस को आप एज ए ग्लैंड भी काम करते हैं। ये जो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप करवाते हैं, इसको गोनेड्स लैंगिक ग्रंथि बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। अब बात आती है कि जो टेस्टिस होता कहाँ है, आप बताओगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल के बॉडी से बाहर जो स्क्रोटल होता है, जो स्क्रोटल होता है उसके अंदर होते हैं। टेस्टिस कहाँ होते हैं, आप बताओगे स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं, स्क्रोटल या सैक लिखना है तो सैक के अंदर होते हैं। वृषण कोष, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर की साइड, मेल की बॉडी से बाहर की साइड एक थैली जैसे लटके हुए दो, आप क्या बोलेंगे, थैली जैसा लटका हुआ ऑर्गन जिसको आप टेस्टिस बोलेंगे, और जो कहां पर होता है, स्क्रोटल सैक में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे स्पर्म कहां बने, टेस्टिस में, टेस्टिस कहां होता है, स्क्रोटल सैक में होता है। अब क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये स्क्रोटल सैक बाहर की साइड क्यों होता है,
क्योंकि इस स्क्रोटल सेक के अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए स्क्रोटल सेक बाहर की साइड होते हैं ताकि इनके अंदर जो स्पर्म है वो बनकर मैच्योर हो जाए, हो जाए। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे जो मेल बॉडी हैं उनमें से स्क्रोटल सेक बाहर की साइड क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म को फॉर्म होने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो बाहर की साइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर स्पर्म बनता कैसे है और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अब आपको टेस्टिस की एनाटॉमी करनी है और जब टेस्टिस की हम एनाटॉमी करेंगे, एनाटॉमी मतलब कट करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। एक टेस्टिस, इसके अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेंगे। यहां पर आपको ऐसे पतली पतली डक्ट, एक तो इधर की साइड बनी हुई दिखेगी, एक इधर की साइड बनी दिखेगी। ये जो इधर वाला है इसका नाम होता है एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस, ठीक है। और इधर की साइड जो होता है इसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हिंदी में इसको बोलते हैं, ट्यूब्यूल का मतलब है बहुत छोटी ट्यूब, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं। फिर क्या होता है, ये जो एपिडाइडमिस है इससे एक ऐसे डक्ट जुड़ी हुई होती है ऐसे, और इस डक्ट को बोला जाता है सेमनीडिफेरस। इसको, ये डक्ट कहां कनेक्ट होती हैं आप बताओगे, ये एब्डोमिनल वाले पार्ट से कनेक्ट होती है। अब एब्डोमिनल का मतलब तो मैंने बहुत बार बताया है, स्टमक से नीचे की साइड जिसको उदर गुहा बोलते हैं। और ये जो मैंने डक्ट बनाई है ब्लैक कलर वाली, इसका नाम होगा वास डेफरेंस, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ये मेन है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, इसको वास डेफरेंस नाम करके नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमने एक टेस्टिस की क्या कर दी, हमने एक टेस्टिस की हमने एनाटॉमी कर दी। जब एक टेस्टिस की एनाटॉमी करेंगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ये आपका स्क्रोटल सैक है, इसको मैंने क्या बनाया, इसको स्क्रोटल सैक बना दो, वृषण कोष बना दो, वृषण कोष। और कितने होते हैं, तो दो बाहर की साइड होते हैं बॉडी से। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्क्रोटल सैक को देखा, इसके अंदर टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के लेफ्ट वाली राइट वाली साइड में कुछ ट्यूब होती हैं छोटी छोटी, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब कहते हैं, शुक्रजनिकाएं नलिकाएं कहते हैं। इधर की साइड देखेंगे तो यहां पर भी कुछ ट्यूब होती है, उसको एपिडाइडमिस बोलते हैं। और एपिडाइडमिस भी एक डक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ होता है हमारे एब्डोमिनल वाले पार्ट में, और इस डक्ट को बोलते हैं वास डेफरेंस, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बोला कि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, मैम शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहां बनना स्टार्ट होते हैं। आप बताओगे कि सबसे पहले स्पर्म कहां बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। यहां पर वो जो स्पर्म बनते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं। सबसे पहला जो स्पर्म, जो गैमेट सेल्स बनना स्टार्ट हुई, तो प्री मैच्योर स्पर्म्स कहां बनते हैं, आपसे पूछेगा अपरिपक्व, जो पके हुए नहीं है, अपरिपक्व शुक्राणु सबसे पहले कहां बनते हैं, टेस्टिस में। बट टेस्टिस की कौन सी नलिकाओं में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनिक नलिकाओं में। जब प्यूबर्टी एज खत्म होती है तो प्यूबर्टी एज खत्म होने के तुरंत बाद जो स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, तो वो स्पर्म प्री मैच्योर होता है, और वो प्री मैच्योर स्पर्म कहां बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। देन क्या होता है, ये स्पर्म यहां से बनकर यहां ट्रांसफर हो जाता है, और ये कौन सी है, ये एपिडाइडमिस। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, एपिडाइडमिस। और यहां से जो स्पर्म आए थे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये प्री मैच्योर थे, ये मैच्योर नहीं थे, बट एपिडाइडमिस के अंदर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो आपसे देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा,
स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस कितने? 2। और टेस्टिस को हम क्या बोल सकते हैं? गोनेड्स या लैंगिक जनन ग्रंथि बोल सकते हैं। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या होता है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं लड़कों में, वो जैसे लड़कों की आवाज हैवी होना, दाढ़ी मूछ खाना, ये सब डेवलप करवाने का काम करता है। अब आपसे पूछे कि जो टेस्टिस है वो कहाँ होता है, आप बताओगे स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। स्क्रोटल सैक, ये स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। स्क्रोटल सैक के अंदर होता है, वृषण कोष के अंदर होता है। वृषण कोष कितने होते हैं? 2। बॉडी से बाहर की साइड होते हैं, थैलेनोमा संरचना में। क्यों होते हैं? क्योंकि मैम इसके अंदर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, अब हमने एक टेस्टिस का जब हमने एनाटॉमी किया, उसका आंतरिक संरचना देखा तो कुछ ऐसा बना हुआ दिखेगा आपको। इसके अंदर जो यहां वाली ट्यूब है उनको सेमनीफेरस ट्यूबिल बोलते हैं, इधर वाली जो होती है उसको एपिडाइडमिस बोलते हैं। सबसे पहले जब स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, जो प्री मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी एज के बाद, तो वो कहां बनते हैं? वो सेमनीफेरस ट्यूबिल्स में, शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं। देन ये यहां बनकर यहां ट्रांसफर हो जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। तो आपका क्वेश्चन क्या बना कि प्री मैच्योर स्टेज में स्पर्म कहां बनते हैं? आप क्या बताएंगे? शुक्रजनक नलिकाओं में। मैच्योर होने के लिए कहां जाते हैं? एपिडाइडमिस में जाते हैं। अब ये मैच्योर हो गए स्पर्म। अब क्या होगा? ये जब स्पर्म मैच्योर होंगे तो यहां से बाहर निकलेंगे। यहां से बाहर निकल के किस डक्ट में जाएंगे? वास डेफरेंस डक्ट में जाएंगे। वास डेफरेंस डक्ट या नली बोल सकते हैं। और ये वास डेफरेंस डक्ट किससे कनेक्ट होती है? एब्डोमिनल से कनेक्ट होती है, पेट के नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल। बट इससे पहले ये वास डेफरेंस नलिकाएं यहां पर सेमाइनल वेसाइकल से कनेक्ट होती हैं। सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से कनेक्ट होती हैं। अब ये सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? तो आप बताएंगे शुक्राशय होता है। क्या होता है? शुक्राशय। ठीक है, आप बताएंगे कि जो मैच्योर स्पर्म है वो एपिडाइडिस में बने। उसके बाद क्या हुआ? यहां से स्पर्म निकल के वास डेफरेंस के थ्रू कहां आ गए? शुक्राशय में आ गए, सेमाइनल वेसाइकल में आ गए। और सेमाइनल वेसाइकल के अंदर क्या होता है? आप बताएंगे अभी तक तो ये स्पर्म थे, बट सेमाइनल वेसाइकल में जैसे ही आते हैं तो स्पर्म के साथ फ्रक्टोज ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज क्या करता है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ये स्पर्म को खाना देता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज कहां पर ऐड होता है? आप बताएंगे सेमाइनल वेसाइकल में होता है। या पूछेगा सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या होता है? आप बताएंगे सेमाइनल वेसाइकल का काम होता है जो स्पर्म आया है उसको न्यूट्रिशन देना, और क्या ऐड करके? फ्रक्टोज ऐड करके। ठीक है, और इसी सेमाइनल वेसाइकल के अंदर एक और भी ग्लैंड होती है। इस सेमाइनल वेसाइकल के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसको हिंदी में बोलते हैं पौरुष ग्रंथि। इसको हिंदी में बोलते हैं पौरुष ग्रंथि। और ये पौरुष ग्रंथि क्या करती है? इस फ्रक्टोज और स्पर्म के साथ साथ ये सिट्रिक एसिड ऐड कर देती है इसके अंदर। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। ये किसने ऐड किया? प्रोस्टेट ग्लैंड ने। और कहां होती है? आप बताएंगे सेमाइनल वेसाइकल में होती है। और ये सिट्रिक एसिड का काम होता है स्पर्म को मोशन देना, गति देना। स्पर्म में जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, वो किसके थ्रू होती है? आप बताएंगे सिट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, और अब देखिए क्या क्या आ गया? स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज आ गया, खाना मिला। दूसरा आप बताएंगे कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड है। अब क्या क्या चीज होगी? एक हो गया सिट्रिक एसिड, एक हो गया स्पर्म, और साथ में क्या हो गया मैम? फ्रक्टोज। तो अब इस चीज को क्या कहा जाता है? जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो इसको सेमन नाम दिया जाता है। क्या? सेमन या वीर्य नाम दिया जाता है। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं। अब ये सेमन कहां से? इस सेमाइनल वेसाइकल से होता हुआ किसके अंदर चला जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। और एब्डोमिनल कैविटी में यूरेथ्रा वाला पार्ट जुड़ा हुआ था यहां से। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, और जहां से मूत्र त्याग करते हैं मूत्र मार्ग, वहां से ही क्या निकल जाएगा? सेमन निकल जाएगा, और इंसेमिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। अब मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए
देखिए, मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है मैम? स्पर्म बनता है। कितने होते हैं? 2। कहां पर होते हैं? स्क्रोटल सैक के अंदर, बाहर की साइड। बाहर क्यों होते हैं? स्पर्म बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि जब हम इस स्क्रोटल सैक का एक एनाटॉमी करते हैं तो यहां पर हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है जिसमें एक साइड कुछ डक्ट दिखेंगी जिनको सैमनीफेरस ट्यूब बोलते हैं। इनमें सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्यूबर्टी एज के बाद। जो प्री मैच्योर स्पर्म होते हैं वो यहां बनते हैं। मैच्योर होने के लिए एपिडाइडमिस लेयर के पास आते हैं। एपिडाइडमिस लेयर क्या करती है? उनको मैच्योर करके कहां ट्रांसफर करती है? वास डेफरेंस नाम की नली में ट्रांसफर कर देती है। वास डेफरेंस नली कहां पर ट्रांसफर करेगी? सेमाइनल वेसाइकल में, जिसको शुक्राशय बोलते हैं। और इस शुक्राशय के अंदर क्या होता है? एक तो ग्रंथि होती है और इस शुक्राशय के अंदर फ्रक्टोज होता है। तो ये फ्रक्टोज स्पर्म के अंदर घुल गया तो स्पर्म को खाना स्पर्म को क्या मिल गया? पोषण मिल गया, खाने को मिल गया, तो वो काम करेगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होती है? बताएंगे सेमाइनल वेसाइकल में, और ओनली लड़कों में होती है सिर्फ। ठीक है, और सेमाइनल वेसाइकल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या सिक्रिएट करती है? वो सिट्रिक एसिड, वो सिट्रिक अम्ल बनाती है। और सिट्रिक एसिड का काम होता है स्पर्म को मोशन देना। और उस मोशन का मतलब स्पर्म के अंदर जो मूवमेंट की प्रोसेस होती है, जो गति होती है, वो किसके थ्रू होती है? सिट्रिक एसिड। अब स्पर्म प्लस सिट्रिक एसिड प्लस फ्रक्टोज के मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? सैमन। और ये सैमन कहां ट्रांसफर हो जाता है? या फीमेल ओवरी के पास ट्रांसफर हो जाता है। ये आपको इतना बात याद रखना था। हाँ, एल्कलाइन नेचर का होता है। यस, आपने सही बोला, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। अब इसके अलावा देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा कि फैमिली प्लानिंग के लिए नसबंदी करवाते हैं, मेल नसबंदी करवाते हैं जो, उसको नाम क्या दिया जाता है? तो आप बोलेंगे उसको वेस्क्टोमी नाम दिया जाता है। क्या होता है? देखिए, जो नसबंदी होता है मेल का, उसको कहा जाता है वेस्क्टोमी। हिंदी में बोलते हैं इसको नर नसबंदी। नर नसबंदी फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए, कम बच्चे हों, जिसके लिए पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? आप बताएंगे वेस्क्टोमी बोला जाता है। मेल की नसबंदी को वेस्क्टोमी नाम देते हैं। तो क्वेश्चन आता है वेस्क्टोमी में कौन सी डक्ट को रिमूव कर दिया जाता है? तो आप बताएंगे कि वेस्क्टोमी में ये जो वास डेफरेंस है, इसको यहां से कट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, वास डेफरेंस को जब कट कर दिया तो यहां से प्री मैच्योर स्पर्म तो बन गया, बट वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाए। जब बाहर नहीं आएंगे वो सेमाइनल वेसाइकल में नहीं जाएंगे। जब सेमाइनल वेसाइकल में नहीं जाएंगे तो मैम वो एब्डोमिनल में नहीं जाएंगे। जब एब्डोमिनल में नहीं जाएंगे तो मैम वो यूरेथ्रा से पार्ट से बाहर रिमूव नहीं होंगे, तो वो अपने जेनाइटल ट्रैक में नहीं जाएंगे। और जब जेनाइटल ट्रैक में नहीं जाएंगे तो ना ही तो सैमन बनेगा और ना ही जाइगोट बनेगा। तो परिवार नियोजन में क्या होता है? तो आप बताएंगे परिवार नियोजन में लड़कों की जो नसबंदी होती है उसमें वास डेफरेंस नली को कट कर दिया जाता है। इसको कट करके यहीं बांध दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं? तो वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो ऐसे स्पर्म बन गए मेल के अंदर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इतने क्वेश्चन आपको मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम से याद रखने हैं। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो सैमन है वो कहाँ आएगा? तो आप बताएंगे ये अपने जेनाइटल ट्रैक से, सर्विक्स से होता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास आएगा। तो नेक्स्ट लिखिए आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? किसका फॉर्मेशन? तो आप बताएंगे यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ओवा का या अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और अंडाणु बनने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज ओव्यूलेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन, अंडे का बनना, अंडाणु का, अंड का बनना, इसको अंड भी बोलते हैं। अंड का बनना क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस कब हो जाती है? जब लड़की अपने
मम्मी के पेट में होती है, मतलब माँ के गर्भाशय में होती है, वोम्ब में होती है, तभी क्या हो जाते हैं? तो आप बताएंगे तभी उसके अंदर अंडे बनने लग जाते हैं। बट वो अंडे मैच्योर नहीं होते हैं, वो बहुत प्री मैच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। वो मैच्योर कब होते हैं? प्यूबर्टी एज में होते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फीमेल में ओवा कब बनने लग जाते हैं, आप बताएंगे फीमेल में ओवा जन्म से पहले ही बनने लग जाते हैं। जन्म से पहले जो ओवा बनते हैं वो इमैच्योर होते हैं और उनका नाम होता है ग्राफियन फोलिकल। उनका नाम होता है ग्राफियन फोलिकल। तो जो इमैच्योर ओवा है उसको क्या बोलते हैं आप? ग्राफियन फोलिकल करके टर्म देते हैं। बट ये ग्राफियन फोलिकल मैच्योर कब होंगे? ये प्री मैच्योर ओवा है, जन्म से पहले। ये क्या है? प्री मैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ ये। और ये जो मैच्योर कब होते हैं तो आप बताओगे मैच्योर आफ्टर प्यूबर्टी एज होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था जब लड़कियों की खत्म हो जाती है, जो कब होती है? 10 to 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स के बाद क्या हो जाते हैं? ये मैच्योर होने लग जाते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया कि नर मादा जनन तंत्र में ओवा या अंडाणु या अंड का निर्माण होता है, और ये अंड का निर्माण होने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन लड़कियों में जन्म से पहले ही बनने लग जाते हैं। बट ओव्यूलेशन जब होता है तो सबसे पहले जो ओवा बनते हैं वो प्री मैच्योर बनते हैं, और प्री मैच्योर ओवा को आप ग्राफियन फोलिकल करके टर्म देते हैं। और ये मैच्योर कब होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी एज, जब लड़कियां 10 से 13 साल की हो जाती हैं, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है, तब वो बनना मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है। अब बात आती है कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। ओवा बनते कहाँ हैं? आप बताओगे ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओवा। ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहां पर फीमेल में एक पेयर ओवरी होते हैं। ये ओवरी, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। ये ओवरी जिसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका नलिका, अंडवाहिका नलिका। ये होता है यूट्रस। यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय। इसको बोला जाता है सर्विक्स, जेनाइटल ट्रैक, सर्विक्स। ठीक है, तो यहां पर ओवरी, इस ओवरी में ऐसे बहुत सारे क्या बने? ओवा बने। और यहां से एक ओवा बाहर आ गया, यहां से एक ओवा बाहर आ गया, ये मैच्योर हो गया। प्यूबर्टी एज के बाद क्या हो जाता है? मैच्योर। और इस जेनाइटल ट्रैक से होता हुआ मैंने अभी बताया था क्या आता है? सेमन आता है। सेमन के अंदर क्या होती है? स्पर्म। तो ये था फीमेल गैमेट, ये था मेल गैमेट। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगी मैम? यहां पर बनेगा मैम जाइगोट। ये जाइगोट जब यहां आकर इस यूट्रस की वॉल, ऐसे वॉल बनी हुई होती है, दीवार बनी हुई होती है, और इसको नाम क्या दिया मैंने? इसको एंड्रोमेट्रियम बोला, इसको एंड्रोमेट्रियम बोला या गर्भाशय की भित्ति बोला। और गर्भाशय की भित्ति के अंदर आकर क्या जुड़ जाता है? ये जाइगोट ऐसे आकर यहां जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा कहां बनता है? आप क्या बताएंगे? ओवरी में बनता है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है? आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। सेमन किस प्रोसेस से आते हैं? आप बताएंगे जो सेमन होते हैं वो किस जेनाइटल ट्रैक से आते हैं? सर्विक्स से होते हुए आते हैं। ठीक है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, देन ये बच्चा यहां आकर जुड़ जाता है, और यहां आकर जुड़ने के बाद जब पर्चुरेशन का फॉर्मेशन, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो यहाँ पर इस यूट्रस की वॉल फूल जाती है और इसके अंदर ये धस जाता है, और यहाँ से क्या हो जाता है? डिलीवरी हो जाती है सर्विक्स से होते हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पे ओवरी मेन है, वहां पर क्या था? टेस्टिस मेन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है
या फिर जो अंडा बाहर आता है ये कब आता है? तो आप बताएंगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है, जिसको आप बोलते हैं मासिक धर्म, जो कब 10 से 13 के बाद स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। होता क्या है, एक दिन से लेकर 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है। जब पहले से लेकर 14वें दिन तक, फर्स्ट 14 डेज तक क्या होते हैं, यहां पर ऐसे बहुत सारे ओवा बनते हैं लड़कियों में। इधर भी ओवा बनेंगे, इधर भी बहुत सारे ओवा बनेंगे। यहां से बहुत सारे ओवा बने कौन से डेज में, तो आप बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 14 डेज हैं, यहां तक बहुत सारे ओवा बनते हैं, अंडाणु बनते हैं या अंड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 14 to 16 डेज हैं, जो 16वां दिन है, इन 2 दिनों के बीच में क्या होता है, यहां से पर ओवा जो आते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। इन 2 दिनों में स्टार्टिंग के 14 डेज में बहुत सारे ओवा बनेंगे, उसके बाद 15 और 16 नंबर का जो डे होते हैं, जो 15वां और 16वां दिन होते हैं, वहां ओवा बाहर आ जाता है। यहां पर ओवा बाहर आ गया और वो किसका वेट करेगा, वो स्पर्म का वेट करेगा। तो अगर स्पर्म आ गया, अगर इन दो दिनों में 15 और 16 नंबर के दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टार्टिंग के 14 डेज हैं उसमें ओवा अंड बनते हैं, बाद में 2 दिन ये ओवा स्पर्म का वेट करते हैं। अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये प्रोसेस होगा, बच्चा बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा। अगर ये स्पर्म नहीं आएगा इन 2 दिनों में, ये ओवा 2 दिन तक स्पर्म का वेट करते हैं, अगर नहीं आएगा उसके बाद क्या होता है, ये ओवा धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आपका ओवा बना था एक, ये ऐसे फट गया, ये फट गया, ये फटना स्टार्ट हो जाता है। चलो यहां पे बता देती हूं मैं इसको, ऐसे आपका ओवा बना, अगर नहीं आया स्पर्म तो ये फटना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये ओवा फटेगा, दूसरा जो यहां पर ऐसे दीवार फूली हुई थी स्टार्टिंग के 14 डेज में, ये जो एंडोमेट्रियम है ये फूल जाती है। क्यों फूलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ताकि यहां पर एम्ब्रियो आकर धस जाए इसके अंदर, है ना, धस जाए। तो ये आपको एंडोमेट्रियम है, ये भी क्या हो जाती है, ये भी बहुत ज्यादा फूल जाती है। तो अगर ये स्पर्म नहीं आया तो ये ओवा तो फूटेगा ही फूटेगा, उसके साथ साथ ये एंडोमेट्रियम भी आपकी ऐसे टूटने लग जाती है, ऐसे टूटने लग जाती हैं। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर मैंने कहा था यहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, यहाँ पर खून होता है, यहाँ पर ब्लड होता है, और ये एंडोमेट्रियम है, ये फटने लग जाएगी और क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारा यहाँ पर धीरे धीरे 16 से लेकर 28 डेज तक इनका पूरा का पूरा टूटना का प्रोसेस है वो स्टार्ट रहता है। 16 से लेकर 28 दिनों के बीच में आपका ये जो ओवा है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और ये जो आपका एंडोमेट्रियम है ये भी फट चुकी होती है। और जैसे ही एंडोमेट्रियम और ओवा फट जाता है, उसके जो 28 दिन, 16 से लेकर 28 दिन तक ये फटेंगे, इनमें ब्लास्ट होने की प्रोसेस रहेगी, फटेंगे, और फिर 28 के बाद जो स्टार्टिंग के 4 डेज है, 1 2 3 4, तब क्या होता है, यहां से ये पूरे तरीके से फट चुके होते हैं, और फिर यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये ब्लीडिंग की प्रोसेस हो जाती है। 28 के बाद 4 दिनों में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और ब्लीडिंग में क्या निकलते हैं, तो ये ओवा और आपका जो एंडोमेट्रियम है जो मैच्योर हो चुके थे, बट स्पर्म ना आने से ये क्या नहीं बन पाया, यहाँ पर जाइगोट नहीं बन पाया, तो ये बाहर निकल जाते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो या ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। होता क्या है, जब लड़कियां मम्मी के पेट में होती हैं तभी उनमें ओवा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो ओवा मैच्योर नहीं होते हैं, और मैच्योर नहीं होते तो उनको क्या बोलते हैं हम, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। देन वो मैच्योर कब होते हैं, प्यूबर्टी एज में वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गए, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और जैसे ही ओवा बाहर आएगा तो स्टार्टिंग के 14 डेज में तो ओवा बने, उसके बाद 14 के बाद 15 और 16 नंबर का डेज है, 2 दिन में वो किसका वेट करते हैं, स्पर्म के आने का वेट करते हैं। अगर स्पर्म नहीं आया, अगर गैमेट सेल नहीं आए, तो यहां पर क्या होते हैं, धीरे धीरे 16 डेज के बाद 16 to 28 नंबर का डे है, तब तक ये दोनों फट चुके होते हैं। क्या क्या, एक तो मैम ये दीवार फूली हुई थी जिसके अंदर आपकी ब्लड सेल्स थी, तो ब्लड सेल्स फट जाती है यहाँ पर, या बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वो ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है,
तो अगर स्पर्म आ गया इन 14, 15, 16 डेज में, तो यहाँ जाइगोट बनकर एम्ब्रियो बनकर पूरा बच्चा बन जाता है। और अगर नहीं आता है तो क्या होता है, ये जो गर्भाशय की दीवार थी, ये जो एंडोमेट्रियम था, ये फटकर पूरा का पूरा फ्लो के अंदर स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो या मासिक फ्लो बोलते हैं, या उसको ब्लीडिंग दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हैं, ब्लीडिंग बोल देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या निकलते हैं, ये ओवा और ये जो गर्भाशय की भित्ति है वो एंडोमेट्रियम ही निकलती है। ये आपको याद रखना था। एक बच्चा पूछ रहा है मैम ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, एक यहाँ से अंडा आया एक यहाँ से आया, दोनों एक साथ फर्टिलाइज हो गए, ट्विंस हो जाता है। यहाँ से आके यहाँ आ जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। इतना आपको पढ़ना था, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म और साथ साथ में आपका आई वाला चैप्टर भी खत्म। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा।